गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किस कॉलेज से बेटा तुम? चैनल न्यूज़ से हो? हमको देखियो कभी वहाँ पे? नहीं देखियो, चलो अब देखोगी। चलो तो देखो बेटा, बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है ना। बीएससी सेकेंड ईयर में जो पहला पेपर हम लोग का होता है फिज़िक्स में, देखो पहले तो ये समझो कि सिलेबस जो है हमारा वो क्या है, ठीक है ना, और उस सिलेबस को कैसे क्या करना है, अप्रोच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यही होती है, ठीक। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिज़िक्स है वो 3 पार्ट में बेटा डिवाइडेड है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है हमारा? थर्मल फिज़िक्स, ठीक है ना, थर्मल फिज़िक्स। ध्यान से मेरी बात समझना बाबू, एक एक चीज़ ध्यान से समझना, ठीक। दूसरा क्या है? ऑप्टिक्स, ठीक है बाबू। ठीक है ना। और इसमें 65 मार्क्स का क्या होता है बताओ? 65 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। 65 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 135 नंबर तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। पर बीएससी फर्स्ट टाइम जब तुम पढ़ती थी तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल होता है उसका 2 ग्रुप होता है, ठीक है। कौन सा 2 ग्रुप होता है? एक जनरल मैकेनिक्स का था, एक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, ठीक। अब जो तुम्हारा ग्रुप होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा ग्रुप है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब बीएससी सेकेंड ईयर में जो तुम्हारा ग्रुप बनेगा वो एक ग्रुप होगा ऑप्टिक्स का और एक ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। इस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा। मतलब ये कि जो 65 नंबर है, 65 मार्क्स है, वो अब इन 2 पेपर पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो 65 नंबर है वो इन दोनों पे बेटा क्या करता है? डिपेंड करता, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब बीएससी सेकेंड ईयर का जो 2 पेपर तुम पढ़ोगे वो तुम्हारा बीएससी सेकेंड ईयर में भी काम आएगा और बीएससी थर्ड ईयर में भी क्या होता है? काम आता है। क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर में तुम जाओगी, फिज़िक्स लोगी अगर वहाँ पे, तो वहाँ पर भी तुमको ये ग्रुप मिलेगा। और यही नहीं, एमएससी अगर तुम करती हो तो वहाँ पर भी फर्स्ट ईयर में तुम्हारा यही ग्रुप रहेगा, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो 2 पेपर है इसका वेटेज क्या है? बहुत ज़्यादा है। और जब तक फिज़िक्स पढ़ोगी तब तक इसका वेटेज रहेगा। जो कॉपी हम लोग यहाँ लिखाएंगे उस कॉपी को रखे रहना है, ठीक है ना। उसको बेच नहीं देना कबाड़ में, ठीक है। उसको रखे रहना है। रखने से क्या होगा? जब भी तुमको वाइवा प्रिपेयर करना होगा यही बेसिक थ्योरी काम आती है। बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीएससी सेकेंड ईयर हो, सॉरी बीएससी सेकेंड ईयर हो, बीएससी थर्ड ईयर हो, एमएससी प्रीवियस हो, उन तीनों में तुमको इसी कॉपी से वाइवा प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा, ठीक। चलो अब देखो, अब सिलेबस बेसिकली हमारा डिवाइड कैसे है तुमको पहले हम समझा देते हैं। देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो चलो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर से पेपर हम ये पढ़ाएंगे, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तुम्हारा वो बेसिकली 3 तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स तुमको पढ़नी है, ठीक है। पहला हमारा है सेमी कंडक्टर फिजिक्स। क्या पढ़ना है बाबू? सेमी कंडक्टर फिजिक्स, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। हम मोटा मोटा समझा दे रहे हैं, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है। सेमी कंडक्टर फिजिक्स, ठीक। दूसरा है हमारा, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट जो है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसका होता है? कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम मोटा मोटा समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तीसरा हमारा पार्ट क्या होता है इसमें? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो जब सर बताएंगे तो अपना वो डिस्क्राइब कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहने को एक पेपर है पर इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगी तब तुमको समझ में आएगा ये। हाँ 2 बताया था ना, एनालॉग डिजिटल, पर एक्चुअल में ये 3 तरह का होता है। सेमी कंडक्टर फिजिक्स,
कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल वाला सर ने बता दिया होगा, ठीक। एनालॉग वाले में सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता है और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कई पार्ट होता है, ट्रांजिस्टर का पार्ट होता है, ऑसिलेटर का पार्ट होता है, बेसिक सेमीकंडक्टर हमारा होता है, उसकी थ्योरी होती है, तो थ्योरेटिकल होता है ये काफ़ी, ठीक है, थ्योरेटिकल होता है। और कम्युनिकेशन वाला जो होता है, तो कम्युनिकेशन CBSE से हो यूपी से हो तुम, जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होते हैं कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी पढ़ करके आए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर से एक बात क्या पढ़ाया जाए। कम्युनिकेशन मतलब क्या कि जैसे मान लो हम बोल रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है मेरी बात ना, ठीक है, जैसे मोबाइल पे हम बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है भाई। जो हम बोलते हैं, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कहाँ तक होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, होती कि नहीं होती है। जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, सबको पता है, ठीक। अब जब हम बोलते हैं तो हमने बोला, ठीक, एक ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तरीका यही है, उसका तरीका सिंपल है हम कि अब ट्रेन हमारे पास है, तो ट्रेन हमको क्या करता है, ट्रेन हमको अपने ऊपर लादता है, हमको दिल्ली क्या कर देता है, पहुंचा देता है। वो हमारे पीछे पीछे नहीं घूमता है, एक प्लेटफॉर्म तक जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे हमको छोड़ देता है, उस प्लेटफॉर्म पे क्या होते हैं, हम उतरते हैं, अपने घर क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। बात समझना इस चीज़ को, वो हमारे पीछे पीछे नहीं आता है। तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये जो ऑडियो वेव है ना, इसको हम ऑडियो वेव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऑडियो वेव कहते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडियो वेव कहते हैं। इस ऑडियो वेव को हम, एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, उसको हम कहते हैं कैरियर वेव। क्या कहते हैं बाबू, कैरियर वेव, ठीक है ना। ऑडियो वेव को हम इस कैरियर वेव पे क्या करते हैं, लादते हैं। जैसे ट्रेन हमको क्या करती है, लादती है, वैसे ही इस ऑडियो वेव को हम कैरियर वेव पे लादते हैं और ये कैरियर वेव अपने आप क्या करती है, इसको ट्रैवल कर ले जाती है, ठीक। और फिर जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर कैरियर वेव जो है हट जाती है, ये ऑडियो वेव हम क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे रेडियो सुनी होगी तुम, तो रेडियो जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 91.9 एक आता है, एक आता है 91.1 आता है, एक आता है 94.3 आता है, और एक सबसे पुराना विविध भारती आता है 100.1 पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये चैनल का नाम नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। 100.1 क्या है, मेगाहर्ट्ज़ है, मेगाहर्ट्ज़ है, फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है ना। अब जो गाना मान लो अरिजीत सिंह का हम गाना सुन रहे हैं, ठीक है, अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं तो गाना जो होगा वो 20 किलोहर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ का होगा ना। तो ये क्या है जो मेगाहर्ट्ज़ है, ये इस कैरियर वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो 91.9 मेगाहर्ट्ज़ क्या होती है, इस कैरियर वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। 91.9 मेगाहर्ट्ज़ क्या होती है, इस कैरियर वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो जो चैनल का नाम हम लोग सुनते हैं एफएम में, वो बेसिकली इसी की क्या होती है, इसी कैरियर वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं, कैलाश खेर का, लता मंगेशकर का गाना जो हम सुनते हैं वो तो इस रेंज का होता है, ठीक है ना। पर वो जो फ्रीक्वेंसी लादी जाती है वो किस पे लादी जाती है, इस कैरियर वेव से क्या होती है, लादी क्या जाती है, उसको मिक्सिंग कहते हैं बेसिकली। और मिक्सिंग को ही इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नाम देते हैं मॉड्यूलेशन का, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन कहते हैं इसको। मॉड्यूलेशन मतलब मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। वेव्स को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये कैरियर वेव को ऑडियो वेव पे मिक्स करते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली यही सब पढ़ना हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये पार्ट समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पीएन जंक्शन क्या होता है। पहली बात तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, उससे पहले कंडक्टर क्या होता है। भाई इंटरमीडिएट में तुमने पढ़ा होगा, तो इंटरमीडिएट में जो हमारा बेसिक स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है, कंडक्टर से होता है, ठीक है ना। कंडक्टर क्या होता है, तो हम कहते हैं सीधे सीधे कि भैया जो कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो क्या होता है, ईजिली हो जाता है। जो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, इंसुलेटर को कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में करंट का जो फ्लो होता है वो आसानी से नहीं होता है। और सेमी कंडक्टर हम कहते हैं कि कंडक्टर इंसुलेटर के क्या है, बीच की चीज़ होती है, इसको अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। और इंटर में इसको दो तरह का बताया गया होगा, एक पी टाइप और एक एन टाइप, ठीक है। उसके बाद दोनों को मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है, ठीक है। फिर पीएन जंक्शन से हम ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तक तो तुम पढ़ी होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑसिलेटर भी क्या कर देते हैं, हम इस पर एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो बेसिक तुमने पढ़ा है, पीएन जंक्शन क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर कितने टाइप का होता है, पीएनपी होता है, एनपीएन होता है, तो ये सब हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ा हुआ लगेगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे अब सेमीकंडक्टर जो हम इंटर में पढ़कर क्या रहे, डिफिनीशन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, सेमीकंडक्टर होती है। पर यहाँ पर जो डिफिनीशन हम देंगे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम डिफिनीशन जो है वो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम एनर्जी के टर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब वो डिटेल क्या है वो आगे जब सर आपको बताएंगे तो उसमें समझाएंगे। यहाँ पर डिफिनीशन कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमी कंडक्टर की क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जो हम पढ़कर, हाँ, एनर्जी बैंड थ्योरी के थ्रू समझते हैं, ठीक। और जो एनर्जी से हम समझते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ईजी कहते हैं। ईजी क्या होता है, ईजी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। दो तरह का एनर्जी बैंड होता है, तुमने नाम ले लिया है तो समझ लो, दो तरह का एनर्जी बैंड होता है हमारा। हाँ, नहीं, एनर्जी बैंड दो तरह का होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। तीसरा कौन सा होता है, फॉरबिडन गैप जो होता है वो इसके बीच में डिफरेंस होता है। हाँ, नहीं, वो बैंड नहीं होता है, वो एनर्जी का डिफरेंस। जैसे कंडक्शन बैंड है क्या, कंडक्शन बैंड जो है ना वो एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इस यहाँ पाया जाएगा, इस एनर्जी लेवल में पाया जाएगा तो ईजिली क्या होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पाया जाएगा तो आसानी से वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा कंडक्शन बैंड में तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस बैंड में पाया जाएगा तो पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा। पीएन जंक्शन का प्रैक्टिकल किया होगा तुमने, नहीं किया था। पीएन जंक्शन अगर की होती तुमको ये सब समझ में आता, क्योंकि वहाँ वो यही सब देखा जाता है। हाँ, थ्योरी पढ़ी थी ना। अब होता क्या है कि अगर कंडक्टर है हमारा तो यही ईजी जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यही ईजी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ईजी ज़ीरो होने का मतलब क्या, ईजी क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यही ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब बेटा ये है, ज़ीरो का मतलब ये है कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो क्या कर जाता है, हमारा ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना। मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब चाहे तब कंडक्शन बैंड में क्या कर सकता है, जा सकता है। हमको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो ट्रैवल कर सकता है। जैसे कंडक्शन, जो कंडक्टर्स होते हैं, ये किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए होता है, ठीक है ना, कंडक्टर्स के लिए होता है। कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत सारे हैं, सिल्वर है और कॉपर है, और बताओ, एल्युमिनियम है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ETC, बहुत सारे,
ठीक है ना। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंसुलेटर। क्या पढ़ते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कैसे डिफाइन करते हैं हम, इंसुलेटर डिफिनीशन के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया यही कंडक्शन बैंड है, यही कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, दोनों के बीच की एनर्जी अगर किसी किताब में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होता है, किसी किताब में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होता है, ठीक है ना, उसके आसपास है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मत करो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लो, अगर इसके आसपास है, ठीक है ना, यही गैप इसके आसपास है, तो इसका मतलब क्या, वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। अब इंसुलेटर का मतलब क्या, कि वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में हमको इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो जाहिर सी बात है क्या, एनर्जी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना, एनर्जी ज़्यादा। अब एनर्जी ज़्यादा देने में प्रॉब्लम क्या होती है भाई, किसी सैंपल की लिमिट होती है ना, जैसे खाना हम रोटी बनाते हैं तो रोटी का एक पर्टिकुलर क्या होता है, आँच होता है, उससे ज़्यादा अगर हम आँच पे रोटी बनाएंगे तो रोटी क्या हो, जल जाएगी। तो यही चीज़ सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ भी होता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा एनर्जी उसको देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले के टाइम में टीवी होता था ना, टीवी होता था, तो पहले के टाइम में टीवी होता था तो बड़े बड़े टीवी होते थे, पिक्चर ट्यूब वाले टीवी होते थे, ठीक है। अब के टीवी जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आते हैं, तो पहले की जो टीवी होती थी वो ख़राब होती थी, बनना आसान होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें कम यूज़ होता था। अब की टीवी में क्या है, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो वो जब ख़राब होते हैं तो उनका बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको उनको रिप्लेस करना पड़ता है, वो बन नहीं सकते हैं। जैसे पंखा है तो ये पंखा बन सकता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे मोबाइल है हमारा, ठीक है, तो मोबाइल में अगर उसके सर्किट में कोई दिक्कत हो जाएगी तो उस सर्किट को पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा हमको। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो अगर हम उनको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ख़राब हो जाएंगे वो, और ख़राब होंगे तो बनेंगे नहीं वो, फिर क्या करना पड़ेगा, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की खासियत यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइसेस होते हैं वो बहुत कम एनर्जी पे काम करते हैं, अच्छी बात है, पर अगर एनर्जी ज़्यादा हो गई तो मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो किसी भी सैंपल की एक क्या होती है, लेवल होती है, उससे ज़्यादा अगर हम हीट देंगे तो जाहिर सी बात है वो सैंपल हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी लगती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर इसके बीच का होता है। क्या होता है सेमीकंडक्टर, ये भी जान लो, बताओ। नहीं, वहाँ नहीं करते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ नहीं होता। वहाँ क्या होता है, देखो होता क्या है कि जब मोबाइल में हम चार्ज करते हैं ना, तो अब मोबाइल में देखो जैसे चार्जर, जैसे मोबाइल में जब हम रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अब इस मोबाइल में जो डिवाइसेस लगे होते हैं वो बेसिकली हमारा 5 वोल्ट पे काम करते हैं, +5 वोल्ट या +12 वोल्ट पे काम करते हैं, जो इसकी सर्किट होती है, ठीक है ना। वो उनका जैसे मान लो पंखा ये चल रहा है, तो पंखा जो चल रहा है वो 220 वोल्ट पे चलता है, 220 वोल्ट पे या 240 वोल्ट पे चलता है, समझ रही हो ना। क्यों 220-240 वोल्ट पे चलता है, क्योंकि जो सप्लाई आती है वो इसी रेंज की आती है, 220-240 की आती है। तुम कोई बल्ब मार्केट से खरीद के लाओगी तो उस पर लिखा रहेगा उसकी पावर रेटिंग क्या है। पावर रेटिंग क्या बताता है कि किस वोल्ट पे काम करेगा और कितना पावर लेगा। 60 वाट लेगा, पहले के बल्ब होते थे 100 वाट का, 60 वाट का होता था। अब जो है वो 7 वाट की एलईडी होती है हमारी, 7 वाट की एलईडी होती है। तो जो 7 वाट की हमारी एलईडी होती है तो लिखा रहता है कि ये 240 वोल्ट पे क्या करेगा, हमारा काम करेगा, ठीक है ना। पर जो मोबाइल होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इतने पे नहीं काम कर सकते, उनको ये चाहिए होता है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि जब चार्जर लगाते हैं तो क्या होता है, तो चार्जर में बेटा हमारा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, इसके वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। इस रेंज में लेकर के आता है। जब इस रेंज में लेकर के आ जाएगा वो, तो हमारा मोबाइल आराम से क्या होगा, चार्ज होगा। अगर डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा मोबाइल, जल जाएगा फ़ोन। वो उसमें हम समझाएंगे क्या होता है, उसमें भी समझाएंगे क्या होता है, ठीक। अब देखो क्या होता है, तो जब 5 वोल्ट पे किसी डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं ना 5 वोल्ट पे, तो 5 वोल्ट पे कनेक्ट करने के बाद वो डिवाइस फिर वर्क क्या करता है। जैसे मान लो कि ये पंखा है, ठीक। अब इस पंखे के लिए हमने कहा 240 वोल्ट, तो 240 वोल्ट पे अगर जब ये पंखा रहेगा तो अच्छे से क्या करेगा, काम करेगा, प्रॉपर क्या करेगा, काम करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी डिवाइसेस होती हैं वो +5 वोल्ट पे क्या करती हैं, काम करती हैं। मतलब +5 वोल्ट जब हम उनको सप्लाई देंगे तब जो हमारा प्रोसेस है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का, या जो भी हमारा प्रोसेस है काम करने का, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होगा, सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा,
बात तुम्हें समझ आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हमारे, वो इस वोल्टेज पे क्या करते हैं, काम करते हैं। जब हम ये वोल्ट उनको देंगे तो अपने आप ही वो क्या करने लगेंगे, काम करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और होता क्या है कि जो तुमको हम समझा रहे हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है, पर जो डिवाइस हमारा बनता है उसमें कई तरह की सर्किट जुड़ी हुई होती है, तो कई सारे उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। वो तो हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमको बता रहे हैं ना, या मान लो कि एक सैंपल के बारे में बता रहे हैं, या एक एटम के बारे में बता रहे हैं कि उस एटम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर जो डिवाइस हम बनाते हैं उसमें ढेर सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें एनर्जी फिर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही तुमको ना। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा क्या करता है, काम करता है। लैब में जब तुम जाओगी तो लैब में जो पीएन जंक्शन, जब तुम अगर गई होगी लैब में, देखी होगी पीएन जंक्शन, जब तुम देखी होगी तो उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। जब तुम तो 240 वोल्ट पे कनेक्ट करा रही हो भाई, तुम जो प्लग लगाती हो 240 वोल्ट पे तुमने लगा दिया, पर उसमें ट्रांसफार्मर होता है जो सप्लाई को 240 से किस में कर देता है, +5 या +12 पे। तभी पीएन जंक्शन हमारा काम करता है, तभी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं ना, कैसा ग्राफ होता है, इस तरीके का, इसी तरीके का ग्राफ होता है ना, इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है, वी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करते हैं, तो क्यों, हाँ बिल्कुल लाइट रिड्यूम होती है, हाँ तो नहीं चार्ज होगा ना, क्योंकि जो इनपुट देना है वो तो 240 वोल्ट का ही देना है हमको। हाँ, चार्जर जो उसमें तो इनपुट 240 वोल्ट का ही जाएगा, उसका आउटपुट ना +5 वोल्ट है, तो भैया इनपुट तो हमको इतना चाहिए ही चाहिए, उसको ना ये कन्वर्ट करेगा। तो इनपुट जो है वो इतना हमारा मेंटेन होना चाहिए सर्किट में, तब फिर जा करके हमको आउटपुट में ये मिलेगा, ठीक है ना। डिवाइस की वर्किंग प्रॉपरली है ना भाई, जितना हम काम, जैसे हमको 240 वोल्ट देना है, डिवाइस जो हमारा जो चार्जर काम करेगा वो 240 वोल्ट पे काम करेगा, तो 240 वोल्ट हमको देना पड़ेगा ना, तब तो काम करेगा वो भाई। 240 वोल्ट में तो कैसे काम करेगा वो, तुम्हारी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, तुमको 1 रोटी पर हम रखेंगे तो तुम कैसे काम कर पाओगे, नहीं कर सकती ना। तो ये चीज़ डिवाइसेस के साथ भी होता है कि हर डिवाइस की अपनी लिमिटेशन होती है, उसके बाहर वो कुछ हद तक फेसिबल होता है। जैसे तुम कोई डिवाइस अगर लोगी तो कभी कभी लिखा रहता है कि +-10%, +-10% का मतलब क्या है कि भैया 240 वोल्ट से +10% हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर सकते हैं या -10% वोल्टेज क्या डिक्रीज़ कर सकते हैं, तब तक हमारा डिवाइस क्या करेगा, काम करेगा। इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारा डिवाइस बेटा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये लिखा रहता है, तुम किसी डिवाइस को देखना उस पर टॉलरेंस लिखा रहता है, अब तो लिखा रहता है कि वोल्टेज का कितना फ्लक्चुएशन वो झेल पाएगा। कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज बहुत हाई हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाता है भाई, क्योंकि 240 वोल्ट का है वो, और वोल्टेज बहुत ज़्यादा अगर हाई हो गया है तो जाहिर सी बात है वो डिवाइस हमारी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लो है तब भी नहीं काम करेगा, बात समझ आ रही ना। तो ये जो है ऐसे डिवाइसेस हमारी क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बेसिकली तुमको ये सब समझाया जाएगा। अभी तुमको यहाँ तक जाना ही नहीं है, जब MSc करोगी तब तुमको बताया जाएगा कि +5 वोल्ट +12 वोल्ट पे जाएंगे, ठीक। अभी तुमको क्या, कौन सी वैल्यू याद रखनी है, अभी तुमको याद रखना है क्या, हम बता दे रहे हैं क्या याद रखना है तुमको। अभी तुमको याद रखना है कि जो सेमीकंडक्टर हमारा होता है उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है Eg, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया बाबू, ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, पता है तुमको कितना होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है सेमीकंडक्टर का, याद कर लो वो, देखो होता, हाँ बताओ, वो होता है Eg होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, जर्मेनियम, तुमने नाम सुना होगा एलिमेंट का, उसका होता है। और 1.1 वोल्ट किसका होता है, सिलिकॉन का होता है, ठीक है ना। अब लैब में जो हमारे डिवाइसेस बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा है ना, 1.1 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको कोई डिवाइस बनाना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लेगा। ये हम जर्मेनियम का क्यों नहीं बनाते हैं, सिलिकॉन क्यों बनाते हैं, तो उसका रीज़न होता है जो सिलिकॉन होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, वो लेस टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन सिलिकॉन के जो मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन का जो सैंपल होता है वो अच्छे से क्या कर सकता है, झेल सकता है। जर्मेनियम में ऐसी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। मतलब टेम्परेचर मान लो फ्लक्चुएट कर रहा है तो जर्मेनियम वाला डिवाइस ज़्यादा पहले ख़राब होगा, सिलिकॉन वाला क्या होगा, बाद में होगा। तो इस वजह से तुम जो भी डिवाइस पढ़ोगी या लैब में प्रैक्टिकल करोगी वो सारा का सारा किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। इसलिए सिलिकॉन वैली नाम भी दिया गया है। सिलिकॉन वैली का भी नाम सुना है, सिलिकॉन वैली
सिलिकॉन वैली नेट पे सर्च करना, सिलिकॉन वैली एक पर्टिकुलर सिटी को कहते हैं, ठीक। हाँ सिटी, एक शहर का नाम है सिलिकॉन वैली, ठीक है। जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर का नाम पिंक सिटी है कि नहीं है, पिंक सिटी कहते हैं ना, वैसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं किसी शहर को। तुम पता करके बताना किस शहर को कहते हैं सिलिकॉन वैली, ये होमवर्क है। लखनऊ में कहाँ पिंक सिटी है, लखनऊ में नहीं है, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी जैसे कहते हैं ना, वैसे एक शहर है जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्यों सिलिकॉन वैली कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन के डिवाइसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, वो सब बनाया जाता है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। पता करना, ठीक है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ो, जब पढ़ने बैठो ना तो रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती हैं, ना कोई बताता है। ये सब बुक में तो, सिलिकॉन वैली बुक में थोड़ी, वो तो जीएस का क्वेश्चन है ना, वो तो बुक में थोड़ी होगा, पर कई सारी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी बात तुमको क्या समझ में आ गई कि अगर, क्या तुमको बात समझ में आया? सीधी सी बात है। अब तुमको एक डिफिनीशन आज यहाँ से क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, और तुमको यही डिफिनीशन जो है वो वाइवा में जब तुम दोगी तो तुमको बोलना है क्या कि अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कंडक्टर क्या होता है तो तुम क्या बताओगे? हाँ, अब तुम ये नहीं कहोगी कि कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो नहीं होता जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होता है। अब तुम ये नहीं कहोगी, तुम ये कहोगी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके लिए हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी क्या होता है? 0 होता है, ठीक। इंसुलेटर क्या होता है? तो इंसुलेटर हमारा वो मटेरियल होता है जिसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ तक होता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, ठीक है। और एक और क्या बच गया? इंसुलेटर, नहीं सॉरी, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारा कितना होता है? 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक चीज़ और समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की क्या होती है? यूनिट होती है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए बिना समझाए हुए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। जैसे जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, हम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते हैं। मैकेनिकल सिस्टम मतलब क्या? जैसे हम लोग हैं, तो पंखा चल रहा है, ये मैकेनिकल सिस्टम है, रोटेशन हो रहा है ना इसमें, तुम बैठी हुई हो, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तुम बैठी हुई हो। हम चल रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी लग रही है? काइनेटिक एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। भाई कोई भी हम काम करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी उसमें ट्रांसफॉर्म होती है नहीं होती? मैकेनिकल एनर्जी का उसमें यूज होता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसकी मेजरमेंट हम किस में करते हैं? जूल में करते हैं, ठीक। पर जैसे जैसे हम स्मॉल लेवल पर आते हैं, माइक्रो लेवल पर आते हैं, ठीक, तो वहाँ पर जूल जो है ना एनर्जी की बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो जूल में हम एनर्जी को ना लिख करके किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं? लिखते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी की ही यूनिट होती है, और ये कन्वर्जन फैक्टर होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको पता है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बेटा क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सब, ठीक है ना, पर ये सब ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमने कहा ना कि वाइवा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और पहली डिफिनीशन बीएससी सेकेंड ईयर में जो भी पढ़ता है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर प्रैक्टिकल मिला है, पहली डिफिनीशन ही पूछी जाती है कि बताओ कंडक्टर क्या होता है, बताओ इंसुलेटर क्या होता है, बताओ सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये डिफिनीशन पता होना क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। और वो डिफिनीशन तो नहीं काम चलेगा आपकी, आसानी से फ्लो होता है तो कंडक्टर है, मुश्किल से होता है तो इंसुलेटर ना, और उन दोनों के बीच क्या है तो सेमीकंडक्टर है, ऐसा नहीं होगा। अब इसके टर्म में समझाना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेवल बढ़ते जाता है ना। जैसे मान लो इंटर में तुम पढ़ती थी तो तुम बैंड थ्योरी तो पढ़ी नहीं थी, तो बैंड थ्योरी तुम पढ़ी नहीं थी, तो इसका मतलब क्या कि अब ये कॉन्सेप्ट तुमको वहाँ समझाना मुश्किल था। जैसे मान लो सीधी सी बात है कि तुम केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं? डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन की थ्योरी तुमने पढ़ा होगा, डाल्टन का परमाणु तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। हम पूछ नहीं रहे हैं, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि एटम क्या है हमारा? एटम जो है वो हमारा बेसिक यूनिट होता है, और एटम को हम फर्दर क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, एटम के भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। एक पार्ट न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो अब तुम कहोगे सर डाल्टन क्यों पढ़ाया जाता है जब डाल्टन गलत था? तो डाल्टन गलत था पर पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि अगर अब आप आगे कोई सोचेंगे, मान लो कि तुमको कोई थ्योरी देनी है एटम से रिलेटेड, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ क्या है? गलत है।
तो जो पहले की रिसर्च होती है ना उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो बेसिक डिफिनीशन होती है हमारी, अब जैसे मान लो कंडक्टर किसी को मिला होगा, पहले जब आदिवासी थे हम लोग तो भैया हम लोग के पास क्या था, कुछ पता नहीं था हम लोगों को। पहले जब आदिवासी रहते थे तो बिजली चमकती थी डर जाते थे, छुप जाते थे गुफा में, उनको लगता था भगवान नाराज हो गए। फिर बाद में पता चला, बाद में जब लोग डेवलप हुए समझ में आया कि नहीं बिजली चमकना है नेचुरल फिनोमेना है, उससे कोई नुकसान नहीं होता हमारा, या कभी कभी नुकसान हो जाता है, दौलत बहुत ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं है। पर पहले क्या होता था जब आदिवासी होते थे बिजली चमकी थी लोग डर जाते थे, लग रहा है भगवान नाराज हो गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है तो डिफिनीशन जो होती है ना उस हिसाब से क्या हो जाता है, एडजस्ट होती जाती है। जब कंडक्टर किसी को मिला होगा मटेरियल, जब पहली बार डिफिनीशन दी हुई, क्या डिफिनीशन दी गई होगी, यही डिफिनीशन दी गई होगी कि यार कंडक्टर है, एक टाइप का 3 तरह का मटेरियल रखा गया, एक कंडक्टर है तो हम इसको अलग रख ले रहे हैं, इसमें एनर्जी का फ्लो क्या आसानी से पॉसिबल है, इंसुलेटर है उसमें आसानी से क्या पॉसिबल नहीं है। सेमी कंडक्टर तो बहुत बाद में खोजा गया, सेमी कंडक्टर तो हमको लग रहा है 1950 के आसपास खोजा गया है, ठीक है ना। हाँ 1950 के आसपास खोजा गया है, तो बहुत पुराना नहीं है ये, 1950 मतलब बहुत पुराना नहीं है, नया ही एक तरीके से। सेमी कंडक्टर बहुत बाद में खोजा गया, कंडक्टर और इंसुलेटर ही पहले होते थे। तो अब कंडक्टर था तो जिसमें फ्लो होना आसान है वो कंडक्टर है, जिसमें फ्लो होना मुश्किल है वो इंसुलेटर है। जब सेमी कंडक्टर आया तब फिर रिसर्च हुई कि यार अब कैसे आखिर करंट का फ्लो होता है, या जो मटेरियल होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट का क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। तब लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि नहीं 2 तरह की एनर्जी बैंड होती होगी, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कंडक्शन बैंड में जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, वो फ्री होता है, वो आराम से क्या करेगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट हमारा करेगा। समझ आ रही है ना। तो जो डिफिनीशन हम देते हैं वो समय के हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। इंटर में थी तुम तो इंटर में वो डिफिनीशन थी कि आसानी से हो गया तो कंडक्टर है, नहीं हुआ तो इंसुलेटर है। अब बीएससी में आ गई तो बीएससी में अब तुमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डिफिनीशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो बात वही है, कहने का तरीका वही है। अब तुम समझ रहे हो कि अगर इंसुलेटर है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, मुश्किल है। तो बात तो वही है कि इलेक्ट्रॉन हमको वहाँ पे मिलने नहीं है। अब कंडक्टर है तो तुम समझ रहे हो कि यार बैलेंस बैंड एनर्जी बैंड क्या गैप 0 है, तो बैलेंस बैंड से कोई भी कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो बात तो वही तुम कह रही हो कि जिसमें आसानी से फ्लो इन द सेंस क्या कि बैलेंस बैंड से कोई भी क्या कर जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। पर अब तुम एक पर्टिकुलर डेटा दे रही हो, अब तुम डेटा के टर्म में, तुम नंबर के टर्म में एक्सप्लेन कर रही हो चीज़ों को कि भैया कंडक्टर क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0, इंसुलेटर क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर क्या है 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन। हाँ सबके लिए वो कॉमन होता है, ठीक है ना, वो कॉमन। हाँ एलिमेंट डालोगे तब भी वो कॉमन होता है, बेसिक डिफिनीशन होती है वो, ठीक। उसके बाद अब मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कंडक्शन को क्या करती हैं, एक्सप्लेन मतलब कंडक्शन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। पर कंडक्टर का जो सेट हम बनाते हैं, कंडक्टर को जो हम डिफाइन करते हैं वो हम Eg = 0 कहते हैं। हमने कंडक्टर नाम लिया, किसी मटेरियल का नाम नहीं लिया है कि कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए या सिल्वर के लिए। हमने कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब क्या कि दुनिया में जो भी कंडक्टर होंगे उनको हम इसी तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी जो होता है वो और भी पैरामीटर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो तुमने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा तुमने, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो, ठीक है ना। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं तो डिपेंड करता है वो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। पर जब बेसिक डिफिनीशन हम देते हैं तो हम क्या कहते हैं, Eg = 0 तो कंडक्टर, Eg = 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इंसुलेटर, Eg = 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सेमी कंडक्टर। ये डेटा एकदम याद कर लो, पहला क्वेश्चन वाइवा में इसी से बनता है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यही बनता है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे इंटर वाला पढ़ के गए रहते हैं कि आसानी से हो गया तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो इंसुलेटर, तो टीचर भी डांटते हैं कि नहीं ये डिफिनीशन नहीं चाहिए, कुछ और डिफिनीशन हमको चाहिए। तब बच्चा परेशान हो जाता है कि और क्या यार, हो तो पढ़े नहीं है। तब फिर जब वो पढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स तब उसको समझ में आता है कि अच्छा हाँ यार इस डिफिनीशन की सर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब जब भी कंडक्शन को, कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमी कंडक्टर को डिफाइन करना होगा तो हम किसकी बेसिस पे करेंगे, वैलेंस बैंड थ्योरी की बेसिस पे करेंगे, ठीक है ना। अब वो रफ टफ डिफिनीशन खत्म हो गई, अब डेटा के टर्म में हम आएंगे। और नहीं हम सेकेंडरी से रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अब हम डेटा को जो क्या करेंगे, डेटा को, अब डेटा को जो है हम इस तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि आसानी से हो गया तो ये वो, अब डेटा के टर्म में। और फिजिक्स अब ऐसे ही होती जाएगी,
अब तुमको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की तरफ क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे, अभी क्लासेस नहीं अलॉट होंगी, देखो शायद इस साल क्लासेस अलॉट होंगी तब पढ़ाएंगे, अभी क्लासेस अलॉट नहीं होंगी। हम मिलते रहेंगे, वैसे आते रहते हैं वहाँ पर हम। चलो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। चलो अभी तो एक पार्ट पढ़ा है भाई, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं चलो, तो एक पार्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर लिया, समझ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि क्या, हाँ डिजिटल वाले में वही एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, तो आसान है, वो तुम कर लो, ठीक। चल अब देखो, अब जो ऑप्टिक्स होता है हमारा, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ध्यान से समझ लेना यार, आज की क्लास के बाद तुमको फिजिक्स कोई पढ़ाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के बाद तुमको फिजिक्स कोई पढ़ाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स। यही दो क्लासिफिकेशन है, एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एक डिबेट है। तो अब इस डिबेट की शुरुआत कहाँ से होती है, ऑप्टिक्स में हम बेसिकली पढ़ते किसके बारे में हैं ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, ठीक है। तो लाइट क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, ये बताओ पहले, दोनों है, दोनों नेचर है, तो दोनों नेचर एक साथ एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है, तो कौन सा नेचर एग्जिस्ट करता है, तो वो समटाइम्स की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ दैट समटाइम्स, समझो पहले देखो, जो लाइट होता है उसमें दो नेचर होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको ये पता है, लाइट का दो नेचर होता है, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। एक्चुअली इस डिबेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, देखो जब इंसान पहली बार दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहली सेंसेशन क्या फील करता है, लाइट फील करता है। वो सबसे पहली सेंसेशन जो फील करता है कोई इंसान, वो क्या फील करता है, लाइट फील करता है, ठीक है ना। तो लाइट जो है ना, लाइट हो गया और मैकेनिक्स हो गया, फिजिक्स की बहुत पुरानी ब्रांच है ये, फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच मैकेनिक्स और लाइट है। और इसमें जो पहला रिसर्च किया था न्यूटन ने किया था। न्यूटन जो थे वो 17th सेंचुरी में एक्टिव थे, 17th सेंचुरी में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी न्यूटन से रिलेटेड है, कभी बताएंगे कि न्यूटन ने कैसे ग्रेविटेशन की थ्योरी दी थी। यही लॉकडाउन की सिचुएशन तब हुई थी लंदन में, उसमें प्लेग फैल गया था 17th सेंचुरी में, लंदन में प्लेग फैल गया था। प्लेग नाम जानते हो बीमारी का ना, प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों के थ्रू फैलती है, तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है प्लेग। तो लंदन में उसमें फैल गई थी वो, और तब उतने भाई 17th सेंचुरी का मतलब क्या कि 1600 की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब आज से 400 साल पहले। तो 400 साल पहले उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो बहुत लोग बताते हैं कि उस समय लंदन में या इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में करीब 70% आबादी जो थी वो ख़त्म हो गई थी प्लेग से। जैसे भी कोरोना है ना, उस समय वहाँ प्लेग फैल गया था, तो 70% आबादी। अभी तो कोरोना है तो वैक्सीन लग गई है तो लोग बच गए हैं, काफ़ी हद तक बच गए हैं, फिर भी कुछ देशों में बहुत सारे लोग मर गए हैं, ठीक है। तो उस समय लंदन में 70% आबादी लोग बताते हैं ख़त्म। अब एक रफ डेटा है, लोग ऐसा बताते हैं 70% आबादी ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे ही लॉकडाउन, जैसे अभी लॉकडाउन लगा था ना, वैसे ही लॉकडाउन तब वहाँ पर लग गया था। तो जो न्यूटन थे वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, जैसे तुम लोग की यूनिवर्सिटी बंद हो गई, ठीक है। तो अब कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास, तो वो घर आ गए। अब वो जिस घर में रहते थे, वो जो घर था वो भी बंद ही था, मतलब उस घर में उनके अलावा कोई था नहीं। तो अब आज के लॉकडाउन की सिचुएशन है तो क्या है, हमारे पास मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, तो हम लोग का टाइम कट जाता है। उनके पास तो तब सिचुएशन थी नहीं कुछ, तो उनके पास क्या ऑप्शन था, उनके पास जो घर में छोटी सी लाइब्रेरी थी वो उसी में रह के दिन रात क्या करते थे, पढ़ते थे। और जो एक फेमस, तुमने कभी फ़ोटो देखा होगा कि एप्पल गिर रहा है न्यूटन के सर पे, ठीक है ना। तो जो एप्पल का जो पेड़ था वो उनके गार्डन में ही लगा था, और जहाँ वो सोते थे वो जो ऐसे जैसे वो लेटे हैं, सामने खिड़की है तो खिड़की से वो पेड़ जो है वो दिखाई देता था, एप्पल वाला, ठीक है ना। तो जब भाई घर में जब आदमी है, कोई काम दाम है नहीं, तो क्या करेगा, पढ़ेगा ही लिखेगा, कुछ सोचेगा ही। तो उन्होंने सोचा, और जब वो सोचे कि यार एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, तो फिर जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो निकल करके आया। जो न्यूटन के जो लॉज हम लोग पढ़ते हैं, तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो लॉकडाउन की ही देन है।
अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद न्यूटन ये सब सोच ही नहीं पाते, मौका नहीं मिलता सोचने का। भाई ऐसा तो था नहीं कि एप्पल उससे पहले गिरता नहीं था या सामान उससे पहले गिरता नहीं था, गिरता ही था भाई, ग्रेविटी तब भी थी। पर एक्सप्लेन न्यूटन ने कब किया, जब उन्होंने सोचा कि यार क्यों गिरता है। और ये नोटिस कोई कब करता है, किसी चीज़ को नोटिस कब करता है, खाली टाइम होता है उसके बाद। तो जो 17वीं सेंचुरी में जो प्लेग आया था, जैसे अभी कोरोना आया है, तो जब प्लेग आया था उसकी वजह से न्यूटन ने जो है अपना जो लॉ था वो दिया था। तो तुम कह सकती हो कि एक लॉकडाउन या एक वायरस की वजह से ही ये जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का लॉ, वो सारा कुछ एक मतलब पर्टिकुलर बीमारी की वजह से ही पॉसिबल हुआ, ठीक है। और न्यूटन ने क्या किया था, ये तो खैर अलग अपनी थ्योरी दी थी। न्यूटन ने जब पहली बार लाइट को एक्सप्लेन किया था तो न्यूटन ने कहा था कि लाइट हमारा क्या है बेटा, पार्टिकल है, ठीक। न्यूटन ने क्या कहा था, लाइट हमारा क्या है, पार्टिकल है, ठीक। और न्यूटन के 20-30 साल बाद या 50 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हाइगेंस। नाम तुमने सुना होगा कभी, हाइगेंस की थ्योरी तुमने सुना होगा, हाइगेंस नाम सुना होगा, इंटर में हाइगेंस पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, हाइगेंस की थ्योरी। तो हाइगेंस ने क्या कहा, हाइगेंस ने कहा था कि लाइट हमारी क्या है, तो वेव है, ठीक। अब हुआ क्या कि न्यूटन जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो न्यूटन की बात को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और हाइगेंस की जो थ्योरी थी उसको मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हाइगेंस की बात गलत है। हाइगेंस ने जबकि एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने रिफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन जो लाइट का हमारा बेसिक फिनोमेना होता है, न्यूटन ने पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किया था, हाइगेंस ने उसी को वेव मान के एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेनेशन दोनों से हुआ था, एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का दोनों ने किया था। एक ने पार्टिकल मान के किया था, एक ने क्या मान के किया था, वेव मान के किया था, ठीक है। पर अब क्योंकि न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे तो लोगों ने कहा कि नहीं, न्यूटन जो बोल रहे हैं वही सही है और हाइगेंस की बात क्या है, गलत है, ठीक है। मतलब क्या कि न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, तो लाइट क्या है, पार्टिकल है, ठीक। डिबेट वहीं ख़त्म हो गया। फिर कुछ साल और बीत गया, 100-150 साल और बीत गया, तो एक साइंटिस्ट हुए ग्रिमाल्डी करके, ग्रिमाल्डी करके, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बहुत छोटा सा अपर्चर बनाया। अपर्चर समझती हो, अपर्चर छोटा सा एक छेद समझ लो, छोटा सा एक छेद, जैसे ये एक पर्दा है ना, इसमें मान लो हमने छोटा सा एक छेद कर दिया, ठीक। तो उसी को अपर्चर कहते हैं। जैसे मान लो ये एक स्लिट है हमारी, ये एक स्लिट है, ये एक लाइन है, इसमें हमने एक छोटा सा क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो यही जो हमारा छेद होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर। ये हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है, ठीक। अब जब छोटा सा उन्होंने अपर्चर बनाया तो उन्होंने देखा कि लाइट जो है, जैसे लाइट को जब हम छोटे अपर्चर से पास करा रहे हैं तो होना क्या चाहिए था कि लाइट अगर पार्टिकल होता तो लाइट यहाँ से ऐसे करके मान लो इंसिडेंट हुआ, लैम्डा लाइट हमारी इंसिडेंट हुई, और अगर लाइट पार्टिकल होता तो सीधे आ करके इस स्क्रीन पे क्या कर जाता, इमेज अपनी बना देता। पर हुआ क्या कि लाइट ये जो कॉर्नर था यहाँ से क्या कर गई, बेंड कर गई, यहाँ से क्या कर गई, बेंड कर गई, और इस पूरे रीजन में हमको फ्रिंजेस या इमेजेस देखने को क्या हुए, मिले। तो इसका मतलब क्या है, अगर लाइट पार्टिकल होती तो धीरे से आकर के इसके अंदर पे सीधे यहाँ जो सेंट्रल स्पॉट है वहाँ पे आकर के मिलती। पर लाइट अगर सिर्फ पार्टिकल होती तब, क्योंकि लाइट का फैल जाना ये बता रहा था कि यार लाइट पार्टिकल तो नहीं है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। अगर नाम सुना होगा तो तुमने, तो हिंदी में इसी को विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी में विवर्तन कहा जाता है, इंग्लिश में डायफ्रैक्शन कहा जाता है। पढ़ा नहीं पढ़ा है सब इंटर में, नाम सुना है ना। हाँ बस नाम सुना रहे, वो पता है हमको कि नहीं आता है, बस हम पूछ लेते हैं बच्चों से कि नाम सुना है कि नहीं। नाम सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो हम समझा ही देंगे। मेरे लिए आप लोग सिर्फ ABCD जानते हैं और कुछ चीज़ों को आपने सुना है, उसके अलावा हमको पता है कि आप नहीं जानते कुछ, उसके अलावा हम सब बता देते हैं, ठीक है ना। तो नाम बस सुना हुआ रहे, हाँ बस नाम बस सुना हुआ रहे कि हाँ नाम सुना हुआ है। डायफ्रैक्शन हाँ तो सुने हैं, क्या है नहीं जानते, सुने हैं। तो तो डायफ्रैक्शन जो बेसिकली यही होता है कि लाइट का कॉर्नर से बेंड होकर के पूरे स्क्रीन पे क्या कर जाना, कवर कर जाना, ठीक है। अब ये जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना था वो पार्टिकल थ्योरी पे एक्सप्लेन होता नहीं, क्योंकि भाई अगर लाइट पार्टिकल होती तो सीधे सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके टकरा जाती। भाई कोई पत्थर अगर हम फेंकें वो इसमें से निकलेगा तो यहीं आकर के टकराएगा ना। अब लाइट को जब एक्सप्लेन कर, इस डायफ्रैक्शन फिनोमेना को जब एक्सप्लेन करना हुआ तब लोग फिर कहाँ गए, हाइगेंस के पास गए, और लोगों ने कहा कि नहीं, न्यूटन ने जो है गलत कहा था, हाइगेंस ने जो है वो सही कहा था। मतलब लाइट क्या हो गई, अब वेव हो गई। 150 साल बाद लाइट क्या हो गई, वेव हो गई, ठीक।
फिर 100 साल बीत गया। अब 100 साल बीत गया तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हर्ट्ज़। देखो कितनी अच्छी हिस्ट्री है, ये सब समझो। हर्ट्ज़ नाम सुना है ना, फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है। उन्होंने लैब में देखा कि भाई कोई मेटल का सरफेस अगर हम लें, कोई मेटल का अगर हम सरफेस लें, तो समझा देता हूँ तुमको। उन्होंने क्या देखा कि कोई मेटल का अगर हम सरफेस लें, ये मान लो मेटल का सरफेस है, इस पर अगर हम लाइट क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट करा रहे हैं। मेटल के सरफेस पे लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट करा रहा है। ठीक, तो होता क्या था, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो क्या हो जाते थे, फ्री हो जाते थे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे क्या हो जाते थे, फ्री हो जाते थे। ठीक, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आज के बाद फिजिक्स तुमको कोई पढ़ाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि यार पढ़ना क्या है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यही होती है कि पढ़ना क्या है। सिलेबस लिखना और सिलेबस समझना दो अलग। जब सिलेबस समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है ना, पढ़ना आसान हो जाएगा। याद करने से देखो नहीं होता है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आप याद नहीं कर सकते हैं, आप याद करके नहीं जा सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि क्या दिमाग में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट कब फंसा दे आपको, आप नहीं समझ सकते। इस वजह से हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कोई टॉपिक है उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होनी चाहिए, तब कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। आज के बाद फिजिक्स कोई पढ़ाएगा तो वो एक चीज़ समझ में आएगी क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ, उस फिनोमेना को किसने ऑब्जर्व किया था, हर्ट्ज़ ने। किसने किया था बाबू, हर्ट्ज़ ने। ठीक, अब चूंकि लोगों ने क्या मान लिया था, लाइट क्या हमारा वेव है, तो वेव से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को क्या करना चाहते, एक्सप्लेन कर रहे थे, पर वो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था, गड़बड़ हो जा रही थी चीज़ें। ठीक, फिर एक साइंटिस्ट है प्लैंक का भी नाम तुमने सुना होगा। फिर एक साइंटिस्ट है प्लैंक, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सन से जो एनर्जी निकल रही है, सन से जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी जो है ना वो पैकेट के फॉर्म में निकलती है। एनर्जी जो है वो पैकेट के फॉर्म में निकलती है, और उस पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोटोन कहते हैं। मतलब ढेर सारे एनर्जी के पैकेट निकल, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है ना। अब आइंस्टीन ने इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा, और फोटोन के टर्म्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फोटोन मतलब क्या, पार्टिकल। भाई लाइट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, फोटोन होती है। ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने इसी फोटोन को पकड़ करके फोटोन की बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा क्या किया, एक्सप्लेन किया। बात समझना तुम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जो हर्ट्ज़ नहीं कर पाया। अब हर्ट्ज़ ने ऑब्जर्व किया पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसको एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने। ठीक है ना। थ्योरी किसकी थी, प्लैंक की थ्योरी थी। प्रैक्टिकल किसका था, हर्ट्ज़ का था। दोनों को मिला करके एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आइंस्टीन को इसी एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है ना। अब सोचो, एक्सपेरिमेंट किसका, थ्योरी किसकी, दोनों को मिला करके क्या बिना आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया। और आइंस्टीन ने कुछ किया भी नहीं था, आइंस्टीन ने सीधे सीधे कहा। आइंस्टीन ने क्या कहा, देखो कितने तेज थे आइंस्टीन। उन्होंने कहा देखिए, लाइट इंसिडेंट करा रही है, लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कितनी है हमारी, hν है। ठीक, अब ये जो hν है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट मेटल जो है वो क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं हम। और जो बचा हुआ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के क्या कर जा रहा है, रिलीज कर जा रहा है। मतलब एनर्जी का एक पार्ट दो पार्ट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। बेसिकली ये है क्या, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी एनर्जी हमको मिल जा रही है। तो बेसिकली है क्या, ये सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन है। भाई सीधा सीधा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं, सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन कितना छोटी सी चीज़ होती है, बेसिक फिनोमेना होता है। तो एक्सपेरिमेंट किसी का था, थ्योरी किसी की थी, और एक बहुत छोटा सा फिनोमेना एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके आइंस्टीन क्या कर लेगा, नोबेल प्राइज़ लेगा। सोचो कितने स्मार्ट थे, इसलिए आइंस्टीन का नाम जो है सबसे ऊपर रखा जाता है साइंटिस्ट में। ठीक है ना, बहुत स्मार्ट थे वो, ही इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, बहुत तेज थे वो आइंस्टीन। उनके बारे में कभी बताएंगे, कभी हिस्ट्री उनकी क्या थी, कभी आराम से समझाएंगे। ठीक, तो अब क्या समझ में आया हमको, अब ये समझ में आया, अब डिबेट फिर से वही स्टार्ट हो गई कि भैया लाइट है क्या, वेव है कि पार्टिकल है। क्यों, क्योंकि डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना तो हमको एक्सप्लेन हो गया था किसकी बेसिस पे, वेव की बेसिस पे।
पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको पार्टिकल पे एक्सप्लेन करना पड़ा। तो लाइट है क्या? तो एक साइंटिस्ट है हमारे डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा लाइट हमारा वेव भी है और पार्टिकल भी है। वेव के लिए उन्होंने वेवलेंथ दिया, पार्टिकल के लिए मोमेंटम, और दोनों को क्या कर दिया, एक इक्वेशन में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और जो डिबेट 400 साल 300 साल से चल रही थी उसको वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि लाइट में दोनों नेचर एक साथ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब डिपेंड करता है कि आप एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हैं। अगर आप डायफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, वेव की तरह से। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट क्या बन जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे तुम हो, अब तुम यहाँ बैठी हो मेरे इन्फ्लुएंस में, तो तुम बड़ी शराफत से बैठ करके पढ़ रही हो। मान लो घर गई तो घर पे क्या होता है, आदमी फ्री हो जाता है, अपने भाई को मार दोगी तुम, लड़े होगी किसी से, तो वहाँ पर जो है तुम क्या हो, बदमाश हो। पर यहाँ पे क्या हो, सिंसियर हो। तो दोनों नेचर तुम्हारे अंदर है, तुम सिंसियर भी हो, तुम बदमाश भी हो। ठीक है ना? अब डिपेंड करता है माहौल कैसा है। तो लाइट के साथ भी यही है, लाइट के साथ, लाइट में दोनों नेचर एग्जिस्ट करते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हैं। अगर इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन है तो वेव नेचर, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या एक और इफेक्ट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, तो लाइट क्या है, पार्टिकल। ठीक है ना? और एक साथ ही नेचर नहीं शो करेगा ये। जैसे तुम सिंसियर और नॉन सिंसियर एक साथ नहीं हो सकती, या तो सिंसियर होगी या नॉन सिंसियर होगी। तो लाइट के साथ भी यही है, होता दोनों उसके अंदर है, पर एक बार में कोई एक ही नेचर शो करेगा, या तो वेव बनेगा या क्या बनेगा, पार्टिकल। मतलब 50% प्रोबेबिलिटी होती है, 50% वो वेव बन सकता है, 50% वो क्या बन सकता है, पार्टिकल बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो ऑप्टिक्स की जो बेटा दो ब्रांच होती है वो इसी पे क्या होती है, डिवाइडेड होती है। ठीक है? लाइट का अगर हम पार्टिकल बिहेवियर पढ़ते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और लाइट का अगर हम वेव नेचर पढ़ते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इमेजेस का बनना। अब इमेजेस किसके बनते हैं, पार्टिकल का तो इमेज बनता है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू, पार्टिकल के बारे में। और वेव ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं हम, वेव्स के बारे में। बस यही दोनों में अंतर होता है। एक और अंतर होता है, पता है क्या अंतर होता है, एक बहुत, हाँ एक और अंतर होता है। अब देखो, जैसे मान लो है क्या मान लो ये कमरा बंद है, ये कमरा सब तरफ से बंद होता, तो अगर इस कमरे में हम लाइट ऑन करते तो क्या बाहर रोशनी हो जाती, क्या नहीं होती। पर अगर इस पर एक कमरा सब तरफ से बंद है और हम बोल रहे हैं तो बाहर आवाज़ सुनाई देगा क्या, बिल्कुल देगा। इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी कि वेव का दो तरह की वेव है। एक है हमारी साउंड वेव, एक है हमारी क्या बताओ, साउंड वेव है, और एक बेटा हमारी क्या है, लाइट वेव है। ठीक है ना? तो एक वेव जो है वो बाहर चली जा रही है और एक वेव हमारी बाहर नहीं जा पा रही है कि नहीं भाई। साउंड वेव बाहर चली जा रही है आराम से, लाइट वेव बाहर नहीं जा पा रही है। क्या रीज़न है इसका? इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी का फैक्टर ही नहीं होता इसमें। हाँ, साउंड वेव पर यहाँ पे तो भाई गैसियस मीडियम है ना, यहाँ पे तो गैसियस मीडियम है। जो मीडियम लाइट के लिए वही मीडियम साउंड के लिए भी है भाई। कोई सॉलिड मीडियम तो है नहीं यहाँ पे, गैसेस का ही मीडियम है भाई। इस कमरे में हम बैठे हैं तो कुछ चीज़ें सॉलिड है, अदरवाइज हम जो बोल रहे हैं वो तो तुम्हारे थ्रू, एयर के थ्रू ही जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि मीडियम तो दोनों के लिए सेम है। अब बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम? इसको एक्सप्लेन किया जाता है डायफ्रैक्शन की ही बेसिस पे। अभी भी देखो इंटरेस्टिंग बात है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है डायफ्रैक्शन की बेसिस पे। डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? डायफ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि ये जो अपर्चर है ना हमारा छोटा सा, जिसमें से हम वेव को ऐसे पास करा रहे हैं, लाइट को हम पास करा रहे हैं। मान लो इस अपर्चर का हमारा डायमेंशन कितना था, ए था। जो डायमेंशन था वो कितना था हमारा, ए था, और इसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी। ठीक है ना? तो अगर ये लैम्डा हमारा ए के आसपास का होगा तभी हमको डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमको डायफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो वेव ऑप्टिक्स की कंडीशन क्या हो गई? वेव ऑप्टिक्स कंडीशन हो गई कि जो लैम्डा होगा वो अपर्चर के क्या होगा, साइज का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो अपर्चर होगा वो वेवलेंथ से क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये बेसिक, ये किताब में जल्दी नहीं मिलता है, ये बेसिक कंडीशन होती है ये।
कि जब वेव ऑप्टिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन ये है कि जो लैम्डा है वो ए की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ए क्या है, अपर्चर है, अपर्चर का डायमेंशन है। पर जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसमें अपर्चर का डायमेंशन वेवलेंथ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो हम समझा रहे थे साउंड और लाइट वाला उसको भी समझो। जो लाइट वेव होती है उसका वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। जाहिर सी बात है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है भाई। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक हम देख सकते हैं, यही ना हमारा है। 4000 से 8000 तक हम देख सकते हैं, इसी को विजिबल रीजन कहते हैं, हम दृश्य प्रकाश कहते हैं हिंदी में। ठीक, और जो साउंड वेव होती है उसका जो बेटा वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो हमारा सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है, सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। तो जब हम बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं, ठीक, हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मान लो एक खिड़की है, ये सब खिड़की है, तो जो खिड़कियाँ होती हैं उसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं। या जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा पूरा पैक नहीं होता, नीचे छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। वो जो छेद होता है वो इस सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। और अगर वो 6 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होगा तो जाहिर सी बात है कि जो साउंड वेव होगी वो क्या होगी, डायफ्रैक्ट कर जाएगी, और डायफ्रैक्ट कर जाएगी तभी बाहर हमको सुनाई देगा। अब सेंटीमीटर ऑर्डर का छेद है, छोटा छोटा वो पोर्स जिसको कहते हैं, और ये वेव और ये लाइट हमारी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है। तो अगर लाइट हमारी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है तो क्या ये डायफ्रैक्शन शो करेगी, डायफ्रैक्शन शो नहीं करेगी। तो कमरे के अंदर लाइट जलाने में बाहर रोशनी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायफ्रैक्शन नहीं होगा। पर बोलने पर हमको बाहर साउंड सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना साउंड में हो जाता है। ठीक है, तो अब आई थिंक वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत थैंक यू। आज की क्लास करते हैं, मिलते हैं।